नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 का इतिहास पढ़ाने वाला हूं। ये एनसीईआरटी का नोट्स है। दोस्तों, यह सीटेट, बीटेट या एसटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक बार एनसीईआरटी नोट्स से ही सीटेट, बीटेट या एसटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है एसएसटी विषय में। तो आज हम इतिहास विषय का कक्षा 6 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। तो दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग तथा शिकार भी करते थे। यानी ये लोग पूर्ण रूप से पेड़ पौधा पे डिपेंड थे तथा जंगल में शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। दोस्तों अगला पॉइंट है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में 8000 साल पहले किस फसल को सबसे पहले उपजाना स्टार्ट किया, तो गेहूं और जौ होगा। और फिर देखिए, ये पशुपालन करते थे तथा गांव में रहते थे ये लोग। अगला पॉइंट है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। अगला पॉइंट है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु तथा सहायक नदियाँ के बारे में देखिए, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो 4700 साल पहले किस नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ, तो इसका आंसर होगा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। अगला पॉइंट देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। इन इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ, जिसे मगध के नाम से जाना जाता है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 साल पहले जिस नगर का विकास हुआ, उसे मगध के नाम से जाना जाता है। अब है देश के नाम। अब हमारे देश का नाम जो इंडिया पड़ा है, ये कैसे पड़ा है, इसके बारे में देखिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाली ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, जो सबसे पुरानी वेद कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है। और यह कितनी पुरानी है, तो 3500 वर्ष पुरानी है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, जो ऋग्वेद किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये 3500 वर्ष पुरानी है और सबसे पुराना वेद यही ऋग्वेद है। अगला पॉइंट है इतिहास के स्रोत। तो देखिए, इतिहास के कौन कौन से स्रोत है। पहला स्रोत है पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। दोस्तों, पांडुलिपि को हाथ से लिखा जाता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। इस टॉपिक से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। पांडुलिपि कैसे लिखी जाती है, तो पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है, तो ताड़पत्रों
तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। अगला स्रोत है अभिलेख। दोस्तों ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर, मंदिरों की दीवारों पर उकेरे मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी अंग्रेजी हुआ और हिंदी में अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अन्य अन्य में देखिए पुरानी इमारतें, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, आभूषण, चित्र, साहित्यिक स्रोत आदि अन्य स्रोत है इतिहास के। दोस्तों अगला पॉइंट है तिथियों को लिखने की पद्धति, और ये पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार मिला है देखने को, और हर एग्जाम में लगभग जो है मिलता ही है एक न एक क्वेश्चन। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व तथा बाद की तिथियों को ईसवी कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट शॉर्टकट में इसे बीसी या ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी एडी की जगह कॉमन इरा भी देखने को मिलता है, तथा बीसी की जगह बिफोर कॉमन इरा बीसीई भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब ये चैप्टर जो है खत्म हो रहा है। अब देखिए इसी चैप्टर को हम लोग फिर से क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं। अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। आप लोग जो है अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो आगे भी बनाऊं। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे इसी चैप्टर को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आखेटक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आखेटक शब्द का अर्थ शिकारी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आखेट शब्द का क्या अर्थ है। तो आखेट मतलब होता है शिकार, आखेटक मतलब शिकारी और आखेट मतलब शिकार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नर्मदा घाटी से। आरंभिक मानव के अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कुशल संग्राहक का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा आरंभिक लोग जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे तथा आखेट यानी शिकार भी करते थे। अगला नंबर प्रश्न है पांचवा प्रश्न कृषि का आरंभ कब हुआ था। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर होगा कृषि का प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है सबसे पहले कहाँ और कौन सी फसल उगाई गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में गेहूं और जौ जो है सबसे पहले उगाई गई थी। कहाँ पूछेगा तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, और कौन सी फसल पूछेगा तो गेहूं और जौ देना है आंसर। दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है सबसे पहले पाए गए पशु कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भेड़, बकरी, गाय, बैल इत्यादि। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, जो सबसे पहले मनुष्य ने किस जंतु को पालतू बनाया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू बनाया था। इस चैप्टर में हमको ये नहीं मिला है, लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है कृषि का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर कृषि का जो है विकास हुआ सबसे पहले। 9वां प्रश्न है सबसे पहले चावल की फसल को कहाँ उपजाया गया। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल को उपजाया गया। विंध्य के उत्तर में इसका आंसर होगा। अगला नंबर पॉइंट है सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो नदियाँ
जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चेनाब, ब्यास, झेलम, रावी, सतलज। ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा यमुना और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। आरंभिक नगर कब बसे और कहाँ बसे? तो इसका आंसर होगा 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर जो है बसे। 14 नंबर प्रश्न है, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। 15वां प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। 16वां प्रश्न है, कहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने विशाल राज्य की स्थापना की थी। 17वां प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों किया करते थे? तो इसका आंसर होगा काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, शिक्षा एवं सलाहें देने के लिए, नए स्थानों की खोज में। दोस्तों 18वां नंबर प्रश्न है, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र। इंडिया शब्द किससे निकला है? 19वां प्रश्न है, इंडिया शब्द किससे निकला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंडिया शब्द इंडस से निकला है और संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है और हिंदी में इसे भारत कहते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को किस नाम से पुकारा है? तो इसका आंसर होगा ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदुस कहा है। 21वां प्रश्न है, ईरानियों और यूनानियों ने किस प्रदेश को इंडिया कहा? तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि को ईरानियों और यूनानियों ने इंडिया कहा। 22वां प्रश्न है, भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो उत्तर होगा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नहीं है दोस्तों, भरत है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। 23वां प्रश्न है, भरत समूह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लगभग 3500 वर्ष पुरानी संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भरत समूह का उल्लेख किया गया है। 24वां प्रश्न है, हाथ से लिखी तारपत्रों की प्रारंभिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों हाथ से लिखी तारपत्रों की प्रारंभिक पुस्तक को अंग्रेजी में पांडुलिपि कहते हैं। दोस्तों हाथ से लिखी तारपत्रों की प्रारंभिक पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं और अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट एक लैटिन शब्द है और मेनू से निकला है जिसका अर्थ होता है हाथ से, यानी वो ऐसा लिपि जो हाथ से लिखी गई हो उसे मैन्युस्क्रिप्ट अंग्रेजी में कहेंगे और हिंदी में पांडुलिपि कहेंगे। 26वां प्रश्न है दोस्तों, पांडुलिपियां किससे तैयार की जाती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पांडुलिपियां तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। 27वां प्रश्न है, आजकल पांडुलिपियां कहाँ देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंदिरों और विहारों में। 28वां प्रश्न है, अभिलेख किस प्रकार के सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पत्थरों अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेखों पर क्या क्या उत्कीर्ण किए जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को अभिलेख पर इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे
ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। जैसे लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे ये लोग, यानी युद्ध में जो विजय प्राप्त किए हैं उसका लेखा जोखा इन्हीं अभिलेखों के द्वारा रखते थे। 30वां नंबर प्रश्न है, पांडुलिपियों में किस प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा धार्मिक मान्यताओं या व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों का उल्लेख मिलता है। 31वां प्रश्न होगा दोस्तों, कंधार कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कंधार वर्तमान में अफगानिस्तान में है। कंधार से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कंधार से अशोक का लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। 34वां प्रश्न है दोस्तों, पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। 35वां प्रश्न है, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई तथा छानबीन कौन करते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पुरातत्वविद औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई तथा छानबीन करते थे। पुरातत्वविद कैसे पता लगाते थे कि अतीत के लोग क्या खाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों से। अगला प्रश्न है, इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पांडुलिपियों के लिए, अभिलेखों के लिए तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है 38वां नंबर प्रश्न, इतिहास किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो अतीत का अध्ययन करवाए उसे इतिहास कहते हैं, यानी जिस पुस्तक को पढ़ने से अतीत का अध्ययन हम लोग कर पाते हैं उसे इतिहास कहेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रह रहे थे होगा दोस्तों, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रह रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नर्मदा नदी के तट पर। 40वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्ष की गणना किस प्रकार की जाती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली तिथि को ईसा पूर्व और बाद वाली तिथि को ईस्वी कहते हैं दोस्तों। 41वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और बीसीई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बिफोर कॉमन इरा, और दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। बीसी या बीसीई दोनों सेम है और इसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। तो दोस्तों बीसीई या ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। 41वां नंबर प्रश्न हो गया दोस्तों। 42वां नंबर प्रश्न है, एडी जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी और सीई जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन इरा। दोस्तों एडी और सीई दोनों एक ही चीज़ है और हिंदी में इसे ईस्वी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज़ हो गया, एडी, सीई और ईस्वी। और इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है एडी, सीई या ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो समय प्रारंभ हुआ उसको कहेंगे ईस्वी, और उससे पहले वाला समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। अब 43वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बीपी। तो बीपी का फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। बीपी बिफोर प्रेजेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो वर्तमान से पहले। अगला नंबर प्रश्न है, मिस्र कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मिस्र उत्तरी अफ्रीका में है।
45वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिस्र देश में कितने वर्ष पूर्व राजा रानी के रहने का प्रमाण मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिस्र देश में राजा रानी के रहने का प्रमाण मिला है। रोसेहा क्या है? तो दोस्तों रोसेहा एक कस्बा है जो मिस्र के उत्तरी तट पर है। 47वां नंबर प्रश्न है, एक ही लेख में 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ उत्कीर्ण पत्थर या अभिलेख कहाँ मिला है? तो दोस्तों एक ही लेख में 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ उत्कीर्ण पत्थर या अभिलेख रोसेहा नामक कस्बा में मिला है, जो मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित है रोसेहा। दोस्तों 48वां नंबर प्रश्न है, कारतूस किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा छोटा सा फ्रेम जिसमें राजा रानी का नाम लिखा था उसे कारतूस के नाम से जाना जाता है। 49वां प्रश्न है दोस्तों, मिस्र में सूह शेर के लिए किस अक्षर का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा मिस्र में शेर के लिए एल अक्षर का प्रयोग किया गया है। और आज का दोस्तों इस चैप्टर का अध्याय नंबर 1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, मिस्र में चिड़िया के लिए किस चित्र का प्रयोग या किस अक्षर का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा जो चिड़िया के लिए मिस्र में ए अक्षर का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से पहला पाठ समाप्त हुआ। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अध्याय नंबर 2 लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।